नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में धान की खरीदारी आज से 60 लाख क्विंटल का लक्ष्य है। झारखंड सरकार ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा है। धान खरीद की प्रक्रिया सोमवार आज से शुरू होगी। बता दें, अधिकारी ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद के लिए राज्य में कुल 783 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्र में क्रय केंद्रों का दौरा करने और इस पहल की शुरुआत करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों से धान 2450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। राज्य के ई उपार्जन पोर्टल के अनुसार पदाधिकारियों ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारण किया है। बता दें, झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को फैसला किया था कि राज्य के किसानों को वित्तीय वर्ष 25-26 में धान की फसल के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 81 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों से धान की खरीद के बदले में बोनस के रूप में 48.60 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया है कि एमएसपी और बोनस को मिलाकर 2450 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। झारखंड मौसम, 9 जिलों में तापमान 10 डिग्री से कम। झारखंड के 9 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर की भी स्थिति बनी हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को जानकारी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार इन 9 जिलों में गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची, सरायकेला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। बता दें, रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में अभी चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि झारखंड में सबसे कम न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज किया गया, जबकि गुमला में 7.1 डिग्री और खूंटी में 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं पलामू के डाल्टनगंज में रविवार को न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री रहा, जबकि जमशेदपुर में 12 डिग्री रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के सरांडा से आईडी धमाका, 2 सीआरपीएफ जवान जख्मी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सरांडा जंगल में रविवार को तलाशी अभियान के दौरान नक्सलियों के 2 आईडी धमाकों में सीआरपीएफ के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल जवान कोबरा 209 बटालियन के बताए जाते हैं। बता दें, सरांडा जंगल के बालिबा इलाके में तब हुई घटना जब नक्सली गतिविधि की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों के जवान तलाशी अभियान पर निकले थे। इस तलाशी अभियान में चाईबासा पुलिस और कोबरा 209 बटालियन के जवान शामिल थे। जवान सर्च ऑपरेशन चलाए थे, तभी दोपहर करीब 1:45 पर हेड कांस्टेबल अलख दास आईडी की चपेट में आ गए। धमाके में अलख दास गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर सुरक्षा बल के अन्य जवान लगभग 3:15 पर घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान दूसरा आईडी विस्फोट हो गया। इसकी जद में कोबरा 209 बटालियन का जवान भी आ गया। बता दें, कांस्टेबल नारायण दास को आनंद फानन में सीआरपीएफ बैरक में लाया गया। दोनों जवानों का प्राथमिक उपचार किया गया, फिर दोनों जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया है। मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से रविवार को झारखंड दौरे पर आए भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन और प्रोफेसर सुसान इंटरनेशनल लॉ टॉम सैंडरफोर्ड और फास्ट सेक्रेटरी एवं अनघा सीनियर इकोनॉमी रिसर्च ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया कॉन्सुलेट जनरल इन कोलकाता ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुए इस मुलाकात के दौरान उनके बीच झारखंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने, विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा निवेश की संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई है। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑस्ट्रेलिया आने का आमंत्रण भी दिया। बता दें, मुख्यमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर को झारखंड में उपलब्ध संसाधनों एवं निवेश को लेकर राज्य सरकार की नीतियों से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था से ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के अपने संकल्प के बारे में भी चर्चा की, जिस पर उनके द्वारा सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शहर को सुंदर सुरक्षित बनाने की दिशा में बैठक। मुख्यमंत्री के निर्देश पर रांची शहर को सुंदर सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। उपायुक्त मंजुनाथ भयंत्री की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में रविवार रात यह निर्णय लिया गया। बैठक में शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने, प्रमुख सड़कों एवं चौक चौराहों पर यातायात को सुचारू करने, बेहतरीन ढंग से लगे बिजली के खंभे एवं उन पर लटके तारों को व्यवस्थित करने तथा विभिन्न मार्गों पर अनावश्यक कट्स को बंद करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
इसी क्रम में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की ओर से संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा गया है कि शहर की सुंदरता, सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उपायुक्त ने बिजली के खंभे पर लटके अव्यवस्थित तारों को शीघ्र व्यवस्थित करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया, ताकि संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके और शहर की छवि बेहतर बनाई जा सके। रांची में 2026 में होगा राष्ट्रीय सुंडी सैंडिक महासम्मेलन। दिल्ली स्थित प्यारे लाल भवन आरटीओ में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय सुंडी सैंडिक महासम्मेलन में हजारों प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन सुंडी समाज, छत्तीसगढ़ प्रदेश सैंडिक समाज और अखिल भारतीय सैंडिक संघ और झारखंड प्रदेश सैंडिक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह जानकारी झारखंड प्रदेश सैंडिक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष, सह प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय सुंडी सैंडिक महासम्मेलन के संयोजक एवं प्रवक्ता वीरेंद्र साहू ने दी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू थे। कार्यक्रम के अन्य अतिथियों में प्रोफेसर राम अवतार पूर्व भी शामिल थे। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक शिव रतन प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि सम्मेलन के माध्यम से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मांग पत्र भेजा गया। मांग पत्र में सुंडी सैंडिक जाति को दिल्ली में पिछड़ा वर्ग की सूची में जल्द शामिल करने की मांग की गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता आज से। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में पूर्वी जोन बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को होगा। कार्यक्रम का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पूर्वी भारत के 11 राज्यों से आए पाइप और ब्रास बैंड की स्कूली बालक बालिका टीम प्रतिभागी रूप से हिस्सा लेगी। बता दें, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी 11 राज्यों के प्रतिभागी रविवार को झारखंड पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह करेंगे। प्रतियोगिता का समापन समारोह शाम में आयोजित होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्व निबंधन एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा होंगे। बता दें कि यह बैंड प्रतियोगिता केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त दिशा निर्देश के अंतर्गत आयोजित की जाती है। कुर्मी जनजाति के प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे। टोटेमी के कुर्मी विकास मोर्चा के केंद्रीय एवं जिला कमेटी की एक दिवसीय बैठक रविवार को रांची स्थित पुराने विधानसभा सभागार में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने की। बैठक में कुर्मी समाज के संवैधानिक अधिकारों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए शीतल ओदार ने कहा है कि कुर्मी समाज लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। धरना प्रदर्शन, रैली, रेल रोको आंदोलन और सांसद भवन घेराव जैसे कई लोकतांत्रिक आंदोलन किए गए, लेकिन केंद्र सरकार अब तक समाज की मांगों पर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही टोटेमी कुर्मी महतो समाज का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय गृह मंत्रालय से मुलाकात करेगा। प्रतिनिधि मंडल कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति एसटी में शामिल करने तथा कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज कराने की मांग रखेगा। पहाड़ी बाबा का वार्षिक महोत्सव 21 दिसंबर को। श्री शिव मंडल की ओर से श्री पहाड़ी बाबा का 29वां वार्षिक महोत्सव 21 दिसंबर को भव्य रूप से मनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले सुबह 8 बजे श्री हनुमान ध्वज पूजन होगा। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से महारुद्राभिषेक आचार्य श्याम भारद्वाज 11 विद्वान पंडितों के साथ 51 किलो दूध, दही, मधु और गन्ने के रस एवं अन्य पूजन सामग्री के साथ दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यह जानकारी श्री शिव मंडल के मीडिया प्रभारी उदय शंकर चौधरी ने रविवार को हुई मंडल सदस्यों की किशोरी पोद्दार के आवास में हुई बैठक के बाद दी है। चौधरी ने बताया कि बैठक में भक्ति कार्यक्रम में पहुंचने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका हर संभव ख्याल रखने की बात कही गई है। नेतरहाट में सफाई कर्मियों की हड़ताल से गंदगी। झारखंड की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नेतरहाट इन दिनों गंभीर स्वच्छता संकट से जूझ रही है। बीते 3 महीने से नगर क्षेत्र के सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 सफाई कर्मियों को पिछले 6 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, जिससे नाराज होकर वे काम करना ही बंद कर दिए हैं। इसका सीधा असर अब पूरे नेतरहाट में साफ सफाई में दिखने लगा है। पर्यटन सीजन के चलते बड़ी संख्या में सैलानी नेतरहाट पहुंच रहे हैं। सैलानियों की आवाजाही बढ़ने से कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था ठप रहने के कारण सड़क किनारे, जंगलों के भीतर, मोड़ों पर और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास कचरे के ढेर लग गए हैं। बता दें, प्लास्टिक बोतल, खाने पीने के पैकेट और अन्य अपशिष्ट खुले में पड़े हैं, जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा बढ़ता ही जा रहा है। देखा जा सकता है कि जंगल क्षेत्र और सड़क किनारे कचरा फैल चुका है, जो कि झारखंड की रानी कहलाने वाली नेतरहाट की सुंदरता को गहरी चोट पहुंच रहा है।
चतरा में शीतलहर से बचने के लिए सभी अंचलों को भेजी गई राशि। चतरा जिले में लगातार बढ़ रही शीतलहर और कड़ाके की ठंड से आम खास गरीब व असहाय वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने त्वरित पहल की है। उपायुक्त कृति के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों एवं अंचलों में शीतलहर से बचाव के लिए अलाव जलाने हेतु राशि आवंटित की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि चौक चौराहे, बाजारों, बस स्टैंड, अस्पताल परिसर सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कहीं भी अलाव की व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाती है तो इसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दी जाए। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा सभी अंचलों को आवंटित राशि उपलब्ध करा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंचल चतरा को 20,500 रुपये और सिमरिया को 30,000 रुपये, हरटनगंज को 42,000, इटखोरी को 21,000, प्रतापपुर को 30,000 रुपये जारी किए गए हैं। अग्निवीरों के डिस्पैच में कई अभ्यर्थी नहीं पहुंचे। आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर ARO रांची द्वारा अगस्त सितंबर आयोजित भर्ती रैली में चयनित अग्निवीर अभ्यर्थियों का रेजिमेंट सेंटरों के लिए चरणबद्ध डिस्पैच किया जा रहा है। सेना भर्ती प्रक्रिया के तहत द्वितीय चरण डिस्पैच के लिए चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने अब तक रिपोर्ट नहीं किया। ARO रांची ने स्पष्ट किया है कि डिस्पैच की समय सीमा सीमित है, इसलिए सभी चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज के साथ तुरंत कार्यालय में रिपोर्ट करना अनिवार्य है। बिना सूचना के रिपोर्ट नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों को अवसर दिया जा सकता है। वहीं जो अभ्यर्थी किसी वैध व्यक्तिगत या पारिवारिक कारण से डिस्पैच के इच्छुक नहीं है उनसे लिखित रूप में आवेदन देने का आग्रह किया गया ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो सके। सांसद खेल महोत्सव को ऑनलाइन संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। सांसद खेल महोत्सव ने रांची में जबरदस्त उत्साह का माहौल बना दिया है। 21 सितंबर से शुरू हुए महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को OTC मैदान में एक भव्य समारोह के साथ किया जाएगा। रविवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने अरगोड़ा स्थित कार्यालय में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और युवाओं को संबोधित भी करेंगे। महोत्सव में साइक्लोथॉन, मैराथन, फुटबॉल, तीरंदाजी, वुशु और लॉन बॉल जैसे खेलों का आयोजन सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया गया है। समापन समारोह में सभी विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। सांप से खेलना सर्प मित्र को पड़ा भारी मौत। झारखंड के गोमो में गेहूमन सांप से खेलना सर्प मित्र को भारी पड़ गया है। सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। मृतक सर्प मित्र का नाम अमित गुप्ता उर्फ फूचन 35 वर्षीय है। फास्ट फूड बेचने वाला फूचन स्नैक कैचर भी था। बता दें धनबाद जिले के गोमो के जतपुर स्थित सुंदरी विला निवासी स्नैक कैचर अमित की शनिवार की रात सर्पदंश से मौत हो गई है। अमित गुप्ता सांपों को निकालने और बचाने का भी काम करता था। उससे शनिवार को 2 दूधिया गेहूमन सांप पकड़े थे। अंधेरा होने के कारण उन्हें जंगल में छोड़े जाने की बजाय दोनों सांपों को घर ले आया। रविवार सुबह दोनों सांपों को जंगल में छोड़ना था। घर आने के बाद उसने सांपों के साथ खेलना शुरू कर दिया। इस दौरान घर के लोगों ने उसे बार बार मना किया कि वह सांप के साथ न खेले, लेकिन वह माना नहीं। एक हाथ में सांप लेकर दूसरे हाथ से वीडियो बना रहा था। इसी दौरान जहरीले सांप ने अमित को डस लिया। सरायकेला के चांडिल में दंतैल हाथी की मौत। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में दलदल में गिरने से दंतैल जंगली हाथी की मौत हो गई है। घटना सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वन क्षेत्र के निमडी थाना के चतरमा गांव जंगल किनारे हुई है। हाथी अपने झुंड से बिछड़ गया था, वह बीमार भी था। शुक्रवार की रात को ही बीमार हाथी चातरमा गांव के दलदल वाली खेत में बैठ गया था। फिर हाथी की ज़्यादा तबीयत खराब होने पर खेत में पूरी तरह से लेट गया। शनिवार को वन विभाग की टीम पशु चिकित्सकों की विशेष टीम के साथ वहां पहुंची थी। 40 बोतल सलाइन भी हाथी को चढ़ाया गया। रविवार अहले सुबह हाथी की मौत हो गई। उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना निमडी पुलिस, स्थानीय प्रतिनिधि और वन विभाग को दी है। घटना की सूचना मिलते ही रविवार सुबह सीओ अभय द्विवेदी और रेंजर शशि प्रकाश रंजन चांडिल से चतरमा गांव पहुंचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हाथी की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। साइबर ठगी मामले में 17 आरोपित पर चार्जशीट। 1000 करोड़ की साइबर ठगी मामले में सीबीआई ने 4 विदेशी नागरिकों सहित 17 आरोपितों और 58 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि साइबर अपराधियों के इस नेटवर्क ने सेल कंपनियों के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ऑनलाइन ठगी की है। हजारों नागरिकों को गुमराह कर लोन ऐप, फर्जी निवेश योजनाओं और पोजी और MLS मॉडल, फर्जी पार्ट टाइम नौकरी का ऑफर और धोखाधड़ी वाले ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से धोखा देने के लिए व्यापक डिजिटल और वित्तीय बुनियादी ढांचा तैयार किया था।
सीबीआई की जांच में सामने आया है कि यह गिरोह निवेश, लोन, नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगा करता था। इसी साल अक्टूबर में 3 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में 27 स्थानों पर छापेमारी कर डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज भी जब्त किया था। इसके बाद जांच का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का राज्य पर दिखेगा असर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के संगठनात्मक और राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। इसका असर झारखंड पर भी पड़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन का राज्य की राजनीति और संगठन से पुराना और सक्रिय जुड़ाव रहा है। बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने झारखंड में भाजपा के लिए व्यापक प्रचार अभियान भी चलाया था और कई महत्वपूर्ण सीटों पर रणनीतिक भूमिका निभाई थी। नितिन नवीन न केवल चुनावी दौरे में बल्कि सामान्य समय में भी झारखंड का लगातार दौरा करते रहते हैं। संगठनात्मक बैठकों से लेकर जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद तक उनकी सक्रियता ने उन्हें झारखंड भाजपा के भरोसेमंद केंद्रीय चेहरे के रूप में शामिल कर दिया है। ऐसे में उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने को राज्य इकाई के लिए एक राजनीतिक संबल के रूप में देखा जा रहा है। पलामू में 6 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण। पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। इसके तहत सदर थाना के पास 4 लेन बाईपास के किनारे G+6 बहुमंजिला पुलिस भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 17.63 करोड़ रुपए है। इस बहुमंजिला भवन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, साइबर थाना, SC/ST थाना और महिला थाना को आवासीय सुविधाओं सहित एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा। भवन के पहले तल पर साइबर थाना, दूसरे तल पर महिला थाना और तीसरे तल पर SC/ST थाना और चौथे तल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट संचालित होगा। इस बहुउद्देशीय भवन के निर्माण से पुलिस कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और पीड़ितों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होगी, जिससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी। एक ही छत के नीचे थाने के निर्माण से भूमि की बचत और लागत में भी कमी होगी। जमशेदपुर के मानगो थाना में पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की। जमशेदपुर के अति संवेदनशील माने जाने वाले मानगो थाना परिसर में शुक्रवार देर रात कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। दया नर्सिंग होम और सिम्स नर्सिंग होम के संचालकों के बीच चल रही पुरानी रंजिश के उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्ष के युवक थाने के भीतर ही भिड़ गए। इस दौरान उपद्रवियों ने थाने के वायरलेस सेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है, सरकारी फाइलें फाड़ दी है और कुर्सियां भी तोड़ डाली। हद तो तब हो गई जब बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मियों के साथ ही युवकों ने हाथापाई शुरू कर दी। घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बता दें, शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे मानगो थाना किसी युद्ध के मैदान जैसा नजर आ रहा था। जानकारी के मुताबिक नया नर्सिंग होम और सिम्स नर्सिंग होम के संचालकों के बीच अक्सर विवाद होता रहता है। रविवार को भी दया नर्सिंग होम के संचालक मुमताज के पुत्र और सिम्स नर्सिंग होम के हन्ने के बीच मारपीट शुरू हुई थी। धन्यवाद।